बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब न्यूज़ कैफ़े देख रहे हैं। आप सब के लिए आज के दिन के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। फ़ुरक़ान बॉबी हमारे साथ हैं। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए कैसे गुजर रहे हैं आपके शब व रोज़? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और अभी ईद हो के हटी है और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। आप ईद के उस ट्रांस से बाहर निकल गए नहीं, कि वो आपके घर में सब्जी पकना शुरू हो गई? पहले ये बताएं। हाँ बिल्कुल शुरू हो गई, लेकिन मैं एक ट्रांस और भी है ईद का। हाँ, अभी तक ईद की बाकियात नहीं गई वैसे। मतलब किस सेंस में? फ्रिज भरी हुई है आपकी? ना, हाँ। आप रोड पे जाएं, अच्छा, रोड पे जाएं, गलियों में जाएं, हाँ ये तो शीशा खोल के आप सफ़र नहीं कर सकते गाड़ी का। ये बात वाकई सही कह रहे हैं बॉबी। हमारे पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का शोर रहता है और हम इस मजहबी फरीज़े को, इस सुन्नत इब्राहीमी को बड़े जोश और वलवले के साथ इसे मनाते हैं हम। तो जहाँ हम ये सुन्नत अदा कर रहे होते हैं, ये इबादत कर रहे होते हैं, उसी के साथ साथ हमारा प्यारा मज़हब जो है वो हमें तरग़ीब देता है हम सफाई के हवाले से। और सफाई के बारे में हमें ये इशारा मिलता है कि ये निस्फ़ ईमान है। वो सफाई खा हमारे ज़ाहरी तौर पे हो या बातिनी तौर पे। तो जैसे हमें बातिनी तौर पे भी हमें अच्छा सोचने पे और अपने जहन को, अपने दिल को साफ़ रखने के हवाले से बताया गया। और ज़ाहरी तौर पे भी हमें गुस्ल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, हमें तहारत का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिस्म को साफ़ रखने का कहा गया है। हमारे जो कपड़े हैं उन पे खुशबू के बारे में हमें बताया गया। ये तो है वो हमारा मज़हब जो हमें सफाई के बारे में बताता है। मगर जहाँ इस मज़हब को मानने वाले, इस पे ईमान रखने वाले लोग रहते हों अक्सरियत में, और वहाँ पे जब कभी मज़हब के हवाले कोई एक इबादत के तौर पे या कोई सुन्नत को अदा करने के बाद ये जो सड़कों की सूरत हाल देखी जाए तो थोड़ा सा दुख होता है कि हम कहीं ना कहीं गलती ज़रूर कर रहे हैं। मगर सही है, अवाम क्या कर सकते हैं? कुर्बानी के जितने भी ये जो बाकियात हैं, जिसमें आलाइशें और ये अंतड़ियाँ वगैरह जो थी, ये उन्होंने घर से बाहर फेंकने की बजाय चलें वो जो एक जहाँ पे कूड़ा पड़ा होता है, कचरा कुंडी जिसे हम यहाँ कहते हैं, वहाँ पे जाके आप रखाएंगे, वहाँ से तो वो खुद नहीं उठा सकते ना। तो वो जो इदारे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो कैसे हम इन सारे मामलात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ज़रा सफाई के हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं सफाई के हवाले से कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ये हमारा ईमान है और इस हवाले और जहां पे इस ईमान के मानने वाले, इस पे ईमान रखने वाले लोग अक्सरियत में रहते हों, तो वहाँ सफाई ना हो तो फिर दुख होता है कि वो जो एक खूबसूरत और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने वाले लोग जो हैं वो फिर सिर्फ ज़ुबानी दावे ही कर रहे हैं। तो खैर, कुर्बानी के बाद, ये ईद उल अज़हा के बाद जितने भी हमें जितने ये जो आलाइशें और ये अंतड़ियाँ, ये सारा कुछ जो कचरा कुंडियों पे पड़ा हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलने का ख़दशा है और ताफ़ुन जो है वो फैल रहा है। हुकूमतों की जानिब से वो अभी तक वो सारी चीज़ें उठाई नहीं गई, उन्हें ठिकाने नहीं लगाया गया। तो आज हम ज़रा इस हवाले से बात करते हैं कि एक्चुअली
जो सिचुएशन है वो है क्या और किस तरह इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में ये जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, जहाँ जहाँ बसते हैं, वो ये इन मामलात को किस तरह अदा करते हैं और किस तरह ये गंदगी वाले मामलात से छुटकारे हासिल करते हैं। ज़रा इस बारे में भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले जो मेरे साथ जो मेहमान हैं ये तज्ज़ियाकार हैं, माशाल्लाह सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सरदार जुल्फ़िकार साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। ईद अच्छी गुजर गई? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कौम को मेरी तरफ से ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक। गुज़श्ता ईद मुबारक। ठीक है जनाब। हमारे दूसरे मेहमान नौजवान समाजी कारकुन, बड़े एनर्जेटिक हैं जनाब, ये शुजात बरनी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक, तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक जनाब। अच्छा सरदार साहब, आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल के बारे में? अभी आगे बीमारियां फैलने का ख़दशा है। यहाँ तो पूरे पाकिस्तान में ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, मगर मुझे याद है कराची की जहाँ तक बात करें तो कुछ अर्सा पहले वो कचरा उठाया गया था, तो कचरा उठाने के बाद जो है उससे ताफुन फैल गया था और वो बीमारियां जो है ना वो जन्म ले रही थी। तो ये तो फिर अभी तो कचरे के ढेर भरे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो कुर्बानी का सिलसिला जो सुन्नत इब्राहिमी है, ये हर आदमी की कोशिश होती है कि वो इसको अदा करे। जी हाँ। अब मैं समझता हूँ कि वो अदा, मैं चूँकि मेरा एक कोशिश होती है कि अवेयरनेस पब्लिक को दी जाए, आवाम को दी जाए, क्योंकि हर चीज़ की गिव एंड टेक। जो आवाम है अगर बीमार भी होगी तो लोग ही होंगे, जी हाँ, आवाम ही मुतासिर होगी। तो आवाम ही होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस दफ़ा हुआ, कुछ न्यूली गवर्नमेंट सेटअप हो रही थी, एफर्ट्स किए हैं। मैं कराची में ख़ास तौर पे आपको कहूँ कि एफर्ट्स हुई हैं, इसका मैं आई एफर्ट्स विटनेस नहीं है, हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं एफर्ट्स तो मैंने भी देखी हैं। मैंने लाहौर में भी देखी हैं। वैन्स जो हैं वो खड़ी थी, वो ट्रक्स खड़े थे, मगर उसके बावजूद जहाँ जहाँ जो छोटे इलाके हैं ना थोड़े, वहाँ जी जी, पर छोटों भी में ढेर असल लगा में हुआ सर एक में एक माफिया है। मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा आपको, शायद उसकी वजह से कोई चीज़ें सामने आ जाएंगे। वो जो इसकी आलाइश होती है उसको उठा के कुछ मखसूस लोग हैं जो उठा के उसको चोरी करते हैं। हालांकि ये मतलब ना समझ आने वाली बात है कि आलाश को चोरी करके, तो वो उसको थोड़ा सा पीछा किया, हमने चेक किया तो वो जाके उसकी कुछ चर्बी निकालते हैं। अच्छा, वो चोरी छुपे, इनसे छुपने के लिए कई कोने खांचे में जाके सेफ उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ उन्होंने उसको ब्लास्ट किया। उसका वो चर्बी थी क्या था उसमें, बहरहाल वो उठाते हो, बाकी वो वहाँ ज़ाया करके चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे ये किसी एक का मसला नहीं है, इसी आवाम मुंतखब करती है गवर्नमेंट को। जो एम एन MPs आते हैं या आपका मेयर आया, तो ये जो आपका खींचा तानी है जी, मेरा एरिया तेरा एरिया, मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा अलमी है। फिर दूसरी बात यह है कि ये काम का एक आपका रब्बुल इज़्ज़त ने भी देखना है, वो भी देख रहा है। आप अगर किसी चीज़ को ऑन कर रहे हैं, किसी चीज़ की जिम्मेवारी है, तो आप उसको जवाबदेह करें। लेकिन हम चूँकि बैड लक ये है कि यहाँ पे पार्टीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके सामने आपको ज़्यादा अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट किया जाता है कि जी मैं बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ पार्टी के लिए। मैं कह रहा हूँ कि वही आदमी, मैं ख़ास तौर पे जो नए वज़ीर बल्दियात आए सिंध के मोहतरम सईद गनी साहब, सच अ नाइस पर्सन सर। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने छोटे छोटे व्हाट्सएप पे ग्रुपों पे नंबर्स और उन्होंने इसको किया है, क्योंकि 3-4 दिन पहले रिफॉर्म हुई थी गवर्नमेंट, तो हम उनकी कोशिश को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, तो ये सारी जो जिम्मेदारी है ये नई हुकूमत है इसी के ऊपर आ रही है? सर आप ये देखें ना, मतलब गवर्नमेंट जो भी आके सरबराह बनेगा या उस पर जवाब तो देने, उसको जवाब दे वो। तो ये एक्टिव हो चुके हैं सारे या सिर्फ अनाउंस ही हुए हैं? नहीं, इनके पास एक्टिव हुए authorities आ हैं, चुकी एक्टिव हुए हैं। मैं खास तौर पे तो ये आते साथ गवर्नमेंट में आते साथ ये टास्क था पूरे पाकिस्तान में, जो जितने लोग भी इक़्तिदार में आए तो उन सब के पहला टारगेट था, हदफ था, और मैं कहूँगा कि वो ठीक तरीके से पूरा नहीं हो सका। सर मैं बताऊं कि खैर 3-4 दिन पहले अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म हुई या मिनिस्ट्रीज अनाउंस हुई तो इतना फास्ट तो मेरा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कोशिश की है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनको बेस्ट विशेस के साथ कि अगर अगले नेक्स्ट कोई भी ऐसा आता है तो उसमें बेहतर परफॉर्म करें। मैं सर आपसे अर्ज़ करूं कि हमारा मैं एक शहरी होने के नाते कि हम पूरा एक आप बकरा लाते हो या बैल लाते हो या जो भी आपने एक सुन्नत इब्राहिमी के लिए आपने कोशिश की, आप गोश्त तो ज़रूर उठाएंगे,
आप गोश्त को फ्रिज के लिए, डिफ्रीज़र के लिए, साल के लिए, 6 महीने के लिए जो आप मतलब वो उनका, लेकिन वो जो गंदगी होती है आप वहीं फेंक के चले जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि वहाँ जो अफेक्टिव होंगे वो मेरे बच्चे होंगे। बिल्कुल ऐसा। सर मैं इस पे ज़रा मजीद बात करते हैं, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो शुजात बरनी साहब से पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। कहीं मत जाइए आप, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं सफाई के हवाले से। वक्फे से पहले हम सरदार जुल्फ़िकार साहब से बात कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि जितने भी इस तरह के मामलात हैं उसमें जो आम शहरी है वो मुतासर होता है, तो इसमें आवाम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। और कुछ जो लोग थे, सफाई करने वाले जो इदारे थे, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां कुछ ठीक से कुछ अच्छे इलाकों में अदा की होंगी। जो छोटे बेचारे गरीब इलाके हैं वहाँ पे ठीक तरीके से अदा नहीं हुई हैं। शुजात, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि ये किस तरह इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, ये सफाई वाले मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, बात यह है कि जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि सफाई निफ़्स ईमान है, ये हर मुसलमान पर लाजिम है और इस पे अमल करना भी एक बहुत बड़ा काम है। बात यह कि इस वक्त मैं पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ कि इस वक्त जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, इस वक्त हमारे खानों में जो यूज़ हो रहा है, बात यह है कि वो वही चर्बी है जो आलाइशें हैं जो रोडों पर खुल्लम खुल्ला पड़ी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जो उनसे 2 पैसे बनाते हैं और वो उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंतज़ामिया से अटैच्ड होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे फ़कीर, भिखारी या कोई मज़दूर टाइप लोग होते हैं। वो उनकी ओजड़ियाँ खोलते हैं काटने के बाद, पीटने के बाद, सफाई करने के बाद। और हैरत इस बात पर आपको और होगी कि वो जो सफाई करते हैं, जिस पानी से वो सफाई करते हैं, वो एक गंदे नाली के पानी से सफाई करते हैं। और अमूमन आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी मीडिया ने इस बात को बड़ा हाइप किया था कि तमाम जो नाले हैं, गंदे नाले हैं, वहाँ पर बड़ा रश लगा हुआ है। 3 हट्टी हो गया, दूसरे जो जगहें हैं वहाँ पर जो नाले हैं वहाँ पर बड़ा रश लगा हुआ था। वहाँ पे नमक लग रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें काम हो रही, मतलब करोड़ों रुपए का वहाँ पे लोगों ने बिज़नेस किया ना। अब जब वहाँ बिज़नेस हुआ तो बात यह है कि उसमें कुछ तो लोग इन्वॉल्व होंगे ना सर। अब देखिए, एक इदारे ने आंख बंद कर ली, 2 इदारे ने आंख बंद कर ली, 3 इदारों ने आंख बंद कर ली, लेकिन जिसके अंडर में ये चीज़ आ रही है, DMC, KMC, बल्दियात, वो सिर्फ और सिर्फ पोश इलाकों में सफाइयाँ कर के अपने आप को मनवा रही है, थम्स दिखा रही है। दैन उसके बाद वो लोग जो मुतासिरा इलाकों में, जो वो लोग जहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि कच्ची आबादियाँ, उनको वहाँ पर कोई पूछ ही नहीं रहा। क्यों? वो इंसान नहीं है, उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया। तो बात यह है कि यहाँ पर अभी भी बराबरी किसी तरीके से नहीं की जा रही। अभी भी वहाँ पर वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन लोगों को 100 रुपये मिलते हैं, 50 रुपये मिलते हैं, नीचे तबके को, ऊपर के तबके को लाख, 1.5 लाख और बड़ी अमाउंट, बड़े बड़े ब्रीफ केस भर के ले जाते हैं और वही 2 महीने बाद हम यूटिलाइज़ करके वो घी हम खा रहे होते हैं। और मज़ेदार आबादी की जो 100 रुपये लेके जा रहा होता है बंदा, वो ये नहीं देखता कि ये 100 रुपये मेरे लिए 10,000 या 20,000 की एक चपत लगा सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि वही घर वाले उनके जो लेके जाते हैं 150 वाले, जो माजा के साथ पुलिस वाले बैठकर जो फ्री फोकट में कचौरियाँ, बर्गर खा रहे होते हैं, तो वो उसी को यूटिलाइज कर जो है उनकी फैमिलीज खा रही होती है। अच्छा, ये बड़ी तो रिसाइकिल है जो ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर बल्दियात और हमारे जो मेयर कराची हैं थोड़ा सा नज़र रख लें, और मज़ेदार बात ये कि जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जिनको बनाया गया है, वो अगर दूसरी जगहों से नज़र हटाकर इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को अगर देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि कराची, पाकिस्तान हमारा आबाद, सेहतमंद पाकिस्तान बन सकता है, लेकिन ये बनने ही नहीं दे सकते क्योंकि इनकी जेबों में ब्रीफ केस जा रहे हैं और वो कोई रोक नहीं सकता। पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता। सॉरी टू से। जी। अच्छा, आपने ये कहा कि ये जो अंतड़ियों वगैरह से इन्हें खोल के वो चर्बी निकलती है थोड़ी सी, और वो अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे, सरदार साहब भी बता रहे थे, वो वैसे चर्बी का यहाँ पे घी वगैरह बनता है जो सस्ते दामों, ये रेडियो और बाज़ार के जो इस तरह के जो खाने होते हैं वहाँ उनमें हमें मिलता है। फिर साबुन बनता है इसका, और भी इस तरह की कुछ चीज़ें बनती हैं।
हलाल है, हम मानते हैं हलाल है फ़हीम भाई ये, मगर देखिए लेकिन मामला वो ये यूटिलाइज नहीं हो रहा वो जो भी करें वो फूड अथॉरिटीज भी खामोश बैठी हुई हैं, उनके पास भी ब्रीफ केस पहुंच जाते हैं सर। मगर इस वक्त मामला ये है कि वो तो अपनी इतनी सी चर्बी तो निकाल लेंगे, मगर जो इतना सारा कचरे का ढेर जो वो छोड़ जाएंगे और जिसकी बदबू होगी जो पूरे इलाके में ताफून फैला सकेगी, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है, उसको कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है? सरदार जी ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि हुकूमतें आ चुकी हैं इक़्तिदार में, अब वो एक्टिव नहीं है उस तरह, या अभी उनके पास अथॉरिटीज़ आई नहीं हैं, या वो पूरे सिस्टम में अभी अपने आप को ढाला नहीं है उन्होंने, और कब तक ये सारा कुछ होगा और कब तक जो है अवाम को ये इस गंदगी से छुटकारा हासिल होगा? अच्छा, मैं बताऊं कि हुकूमतें तो आती रहती हैं जाती हैं, ये एक तसलसल है। जैसे जब अबूरी सेटअप था उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, बेसिकली जो बल्दियाती एक निज़ाम है, ये एक आप इसमें गैप होता है। आप अबूरी सेटअप जो लाते हैं वो सिस्टम को लेके चलता है, तो बेसिकली आपके जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये वो कंटिन्यू करती है। दी एंड पे जाके आप अगर किसी को रिशफल कर रहे हैं या कोई अपना पसंदीदा बंदा आ रहे हैं या जो कोई डिलीवर नहीं कर रहा है, आपको उसको रिशफल करते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन बेसिकली वो जो सिस्टम होता है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी चलाती है। कोई एमपीए कौन आएगा नहीं पता, जब जीतेगा तो वो आपके लिए आएगा कि जी ये एमपीए बना है या ये मिनिस्ट्री मिली है इसको। ब्यूरोक्रेसी जो है वो लेके चलती है इसको। तो ये ऑलरेडी मतलब आप ये देखें ना, एक गवर्नमेंट जॉब वाला है तो उसको 25 साल 30 साल वो जॉब करता है, तो वो गवर्नमेंट का उसका नहीं है, वो गवर्नमेंट या मिनिस्टर कौन आ रहा है या किसके पास अख्तियार है वो इसको नहीं, उसने अपने सिस्टम को लेके चलना है, जैसे आपका इदारा लेके चलता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट अख्तियार तो उनको मिल गए हैं, क्योंकि आप फर्स्ट डे से ही बैठते हैं तो अवेयरनेस भी होती है, आपका सिस्टम है, आप उसको जस्ट एक अच्छी रेपुटेबल मिनिस्टर आएगा, इसकी बेहतरीन पोजीशन होगी, जो एक कैपेबल होगा कि यार मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो आपके अंडर आती है ना वो अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे किसी मिनिस्टर ने खुद तो आके ये सारा काम नहीं करना है ना, तो अब वो जो नीचे जो पूरी एक लंबी कतार है उनको तो ज़रूर पूछा जा सकता है, उनके गिरेबान तो पकड़े जा सकते हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। देखिए, आवाम के आगे जवाबदेह वो मिनिस्टर है, क्योंकि वो पब्लिक के पास जाता है वोट लेने के लिए। आप किसी सेक्रेटरी, किसी सरकारी मुलाजिम को आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो आपका मुतलका वहाँ का नुमाइंदा है, एमपीए है, एमएनए है, तो आप उसको शिकायत भी कर सकते हैं, वो आपके जवाबदेह है आपके लिए, आप उसको अलर्ट करके भेजते हैं, वो आपका अलर्ट किया हुआ नुमाइंदा होता है। बिल्कुल तो इसलिए ये है कि वो जवाबदेह है। और दूसरा ये है कि जैसे ये जमहूरियत का सिलसिला चला है, एक पटरी चली है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि जी आपका भी एक है कि कच्ची आबादियों में ये चीज़ें ज़्यादा है। जी जी जी, मैं समझता हूँ कि जो भी एमएनए एमपीए है, आप अगर पाकिस्तान का उठाएं तो ज़्यादातर लोग उन्हीं एरिया से एमएनए और एमपीए आते हैं। मगर अब तो उन एरियाज में नहीं रहते वो। नहीं, वो नहीं रहते हैं, वो रहते नहीं हैं। हाँ। लेकिन सर मैं एक बात बताऊँ, क्योंकि यूज टू नहीं थे हम, जमहूरियत का तसलसल नहीं रहा इससे पहले। सही है। वो था या नहीं था, ये जो थर्ड स्पेल में गया ना हमारा जमहूरी कल्चर और जमहूरी, तो इससे कम से कम जो आपका नुमाइंदा है उसको जाना पड़ता है और डोर टू डोर जाना चाहता है। अच्छा, दूसरे में मज़े की बात बताऊँ कि ये जो हमारे वज़ीर बल्दियात सिंध के मोहतरम सईद गनी साहब, ये खुद एक कच्ची आबादी में रहते हैं, और मैं हैरान होता हूँ कि सर अगर आप सरप्राइजिंग अगर आप वो एरिया देख लें तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा एरिया हो, मतलब इतना कच्चा एरिया। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक कॉलर हमारे साथ है, जरा इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं हमारे दोस्त। अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, अबाबल मंजूर इलाही नजबुलारीपुर से न्यूज़ कैफे में। क्या बात है मंजूर इलाही साहब, कैसी गुजरी ईदें? मैं कहता हूँ ऐसे गुजरी ईदें कि बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्या चले, क्या बिहारी कबाब चले, क्या बिरयानियाँ चलियाँ, क्या कुन्ने गोश्त चले, लेकिन सबसे पहले मुझे बताए, मैं जरा सलाम दुआ ना कर लूं। चले कर ले। बॉबी भाई अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है ताड़ा? ठीक हो? वालेकुम सलाम जी, तुसा सुनाओ, तुसा ठीक हो जी? ओ मैं A1 बिल्कुल। मैं अच्छा सारा है, सारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बातें, जबरदस्त है। नहीं, वेल चार्ज लग रहे हैं कि आपने। अच्छा जी, आज अब पाए खाए बताएं। इन्होंने, पाए हाँ, खाए इन्होंने, पाए खाए आज इन्होंने। सुबह। मंजूर भाई साहब बिहारी और पाए इकट्ठे खाए हैं। और शाबाश, फिर इकट्ठे सही है। खाएं, क्या बात है भाई, बड़ी आपकी लाइट सी खुराक लग रही है मुझे मंजूर भाई। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो क्या हरीपुर में भी वहाँ पे
ये कुर्बानी के बाद ये आलाइशें और अंतड़ियां वगैरह और ये सारा कचरे वगैरह पड़े हुए हैं अभी तक के उठवा लिए, सब सफाई हो चुकी? आज आपके शो में मुझे बात करने के लिए इसी चीज ने मजबूर किया है। अच्छा, तो बताइए। हमारे यहाँ भी KPK की माशाल्लाह हुकूमत है, पहले भी रही है, अब भी है। KPK में PTI की हुकूमत रही है। तो मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में यही मसला है और हर जगह पे है। और लाशें अभी भी उसी तरह पड़ी है। घर वाले ने उठाया तो गली के नुक्कड़ पे डाल दिया, तो गली के नुक्कड़ वाले ने उठाया तो बाहर मैन बाजार के चौक पे जाके फेंक दिए। हाँ, और सही। इसी तरह बदबू और बुरा हाल है हरीपुर शहर का। और बल्दिया का जितना हो सकता है उन्होंने कर रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। और फिर दूसरा, हमने जो फर्ज अदा करना था वो भी तो वो नहीं भी किया ना नहीं किया, भाई। ये असल हमने बात भी है। जहाँ आया वहीं पे डाल दी, ये असल जहाँ भी बात। आया वहीं पे छोड़ दी। हमारे भी है। साफ पानी के नाले होते हैं उनमें भी डाल दी गई है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की कि हम लोगों ने भी किसी एक जगह पे नहीं रखा है, हमने भी जहाँ जहाँ दिल किया जाके फेंका सर, है। अभी भी अगर ये गर्मी है, इदारे मौजूद है इस इतनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से जब ये काम करना हो तो अब वो ट्रक एक एक जगह से जाके तो नहीं उठाएंगे ना। कोई एक दो स्पॉट्स हों जहाँ पे सबने इकट्ठे ढेर लगाए हों वहाँ पे, तो वहाँ से उठा के तो ले जाए। लेकिन फहीम भाई, एक आपस की बात करूँ मैं आपसे कि इस वक्त हमारे कराची में जो कचरा है, अगर हम चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे देते तो आई सोए कि इस वक्त हमारे पास ना बिजली की प्रॉब्लम होती, ना हमारे पास कचरे की, ना ताफुन सर, हमारे ये सिर्फ फेसबुक की हद तक बात सुने न्यूज़ ना, है। ये कचरे में लाइशें में बिक जाएंगी सारी। सर बिग सब कुछ चले जाएगा, कचरा कचरा है सर। वो तो पता नहीं चाइना क्या क्या यूटिलाइज कर रहा है सर। अच्छा, चलें। लेकिन वही बात आ गई ना कि सर हम लोग जो है कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। हम लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है ना कि चाइनीज, हाँ, मैं कहता हूँ हर कि मसले का बड़ा हल पता अलमिया नहीं क्यों चाइनीज है। ये इतना बड़ा अलमिया है सर कि ये हम डे बाय डे बैक जा रहे हैं। मतलब अब डे बाय डे बैक जा रहे हैं। तो सर फिर चाइना कि पोर्ट क्यों बना दिया फिर आप लोगों देखें ने? ना, बात ये थी कि जिन्होंने बनाया उन्होंने गलत किया। आप अपने टर्म्स पे बनाओ ना। आप ये क्या देखें बना कि सकते आप हैं? सरमाया वहां से लेके आते हैं, वो आए, उन्होंने लगाया और डबल से ट्रिपल करके, इवन मजदूर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही ले आए हम। तो यार हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी आवाम कहाँ अभी जाएगी? भी आ रहे हैं। अच्छा, सही है। वो चाइना हमारा दोस्त मुल्क है और हम जहाँ जहाँ उसकी मदद ले सकते हैं हम ले रहे हैं मदद। और डेफिनेटली उनका अपना भी बिजनेस है, इसमें अपना भी उनका मफाद है। और ये सिर्फ ये कचरे वाला मामला चाइना ही नहीं, पूरी दुनिया से और भी प्रपोजल्स आए हैं पिछली दफ़ा। पिछले कई सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है कि इनको किसी तरह जो है ना रिसाइकल किया जा सके। सर और चाइना किसी का दोस्त नहीं है, वो बिजनेस का दोस्त है। उसको इंडिया अट्रैक्शन देगा सही तो बात है, वहाँ चले जाएगा। जाएगा वो यूएई देगा, वो किसी का दोस्त नहीं। ये हमें गलतफहमी हमें किया जाता है जी वो आपका दोस्त चाइना, है। पाकिस्तान। आप उसको जिस टर्म्स पे, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह उसको आप एंट्री दे रहे हो या जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप उसको बेस बना रहे हो, ठीक है, आपकी बात बजा है, मगर हम ओवरऑल देखें जो रिलेशन है जो कंट्रीज का आपस में, तो वो एक बेहतर रिलेशन है, उसे दोस्ती ही कही जाती नो है। डाउट, नो डाउट। तो देखिए दोस्त मुल्क तो है ना आप हमारा। ऐसी जगह पे खड़े मतलब हैं हमारे खिलाफ वो तो कभी बंदूक नहीं उठाता है ना। हम मतलब उसकी तरफ पीट करके भी जाएं तो हमारी पीठ में सर, हम चुरा तो नहीं घोंपेगा ना ऐसी वो। नौबत ही नहीं आएगी कि वो गन उठाएगा, जी हाँ। क्योंकि हम कोई मज़ाहमत ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सही है पहली सर। बात वो बेवकूफ़ थोड़ी है, उसको यहाँ पे इतना सारा पैसा मिल रहा है वहाँ पर लेके जाने के लिए, वो क्यों बंदूक उठाएगा? यार अच्छी खासी कचरे के बारे में बात हो रही है, अब चाइना ले गए। सर, वही सरदार बोल रहा जी ये बताएं कि अब जिन इलाकों में अभी भी वो कचरा कुंडी वगैरह पे ये इस तरह के गंद पड़ा हुआ है, वो क्या करें, उनको फौरन क्या एक्शन लेना चाहिए, जरा इस बारे में बताइएगा। सर मैं बताऊं कि पहली बात यह है कि इसका एक बाकायदा प्लान किया जाए। देखिए ये कोई हादसा तो है नहीं, ठीक है, ये बाकायदा आपको हर साल सुन्नत इब्राहिम वो तो आइंदा से होगा इंशाल्लाह, मगर इस दफ़ा बताएं क्या किया अब जाए। ये है कि इसके लिए आप एक बड़ा हॉल कराची में बनाएं, किसी जगह में मुख्तलिफ ठीक है, डीसीज जो आपके KMC है, डीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज करें, तो वहाँ पे हॉल और उसमें उसको दफन किया जाए, उसको आप कवर कर दें। एक तो बेहतरीन इसका सलूशन ये है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, मैं बताऊं कि खैर ऐसी नहीं है। हमने शहर विज़िट किया है, देखा है कहीं ना कहीं मतलब ऐसे पॉकेट्स हैं कि उनके पास कोई डम करने का निज़ाम नहीं है, तो मखसूस एरिया है जहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल मैं सर आपको बताऊँ, जैसे हमने कुर्बानी की तो वहाँ पे वो जो कचरा उठाने वाले होते हैं या जो आपका एक्स्ट्रा वो सफाई वाले होते हैं वो हमारे, तो आप यकीन करें जी, हमने 8-10 जानवर थे वहाँ पे, तो हमने 100 डिवाइड किया तो 1200 बना। 12 जानवर थे, एक ही हमने गली में 1200 दिया। तो जैसे ही वो हम लोगों ने उठाया तो उसने बड़ी सफाई करके चूना डाल के हमने रखा हुआ था, उस लूट मार के घर चला गया। मैं समझता हूँ
कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन, आवाम का होना, क्योंकि उसी गली के बच्चे बीमार होंगे जिसमें कुर्बानी हुई है। बिल्कुल सही। ये हमने ईद से पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें यही जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यही कहा था कि चूना जो है ये आप वहाँ पे अगर फेंक देंगे तो वो जरासीम जो है वो उस तरह नहीं फैलेंगे। लेकिन सर मैं इनकी बात पे ना एक बात मुझे समझ नहीं आई कि बात ये है सर कि जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि एक गली ने सबने डिवाइड करा और जो है वो हमने दे दिए। लेकिन बात ये कि सर अगर हमें अपनी पॉकेट से निकाल कर देते रहेंगे तो फिर मुझे ये बताइए कि जो बल्दियात के इदारे हैं, जो इस वक्त डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनको किस बात की सैलरी दे रहे हैं? सॉरी टू से ना, मैं एक सोशल वर्कर की हैसियत से मैं एक सवाल कर सकता हूँ, ठीक है, और अपनी आवाम से भी कर सकता हूँ कि अगर भाई हमें ही करना है अपनी जेब से निकाल कर, हमें 1200 रुपये, एक बंदा 400 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, उसमें से 100 रुपये अगर वो दे रहा है तो मैं ये समझता हूँ वो 400 में से 300 रुपये तो टैक्स दे रहा है। फिर भी वहाँ पे जो बैठे हुए हैं अफसरान बैठे हुए हैं, एसी से बाहर नहीं निकल रहे, उनको बदबुएं नहीं आ रही हैं। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की बात बताऊं तो आप उनके घरों के बाहर तो देखें जरा सा। मुझे अफसोस है, ये सब चीज़ें अपनी आंख से देख कर आया हूँ। मुझे बाकायदा 2 दिन हुए, मैंने कहा 2 दिन की छुट्टी होगी, कोई बात नहीं, इंजॉय करने दो, इनका भी दिल है। तीसरे दिन वही आलाइशें, वही तमाम चीज़ें, लेकिन ईद के पहले दिन उन्होंने कुर्बानी करी 1.5-3 लाख रुपए की, अल्लाह कबूल करे। लेकिन ठीक है, फिर वो जगहें साफ मिली सर। हम आवाम का क्या कसूर है? वो सीटों पे बैठे हुए लोग हैं, एसी के कमरे में बैठे हुए लोग हैं, हम क्या करें? हम 100 रुपए 50 रुपए देकर अपनी जिंदगी गुजारें? एक छोटा सा सवाल ये बड़ी बुरी बात है 150 दे के ज़िंदगी गुजारना। थैंक यू सो मच जाद साहब, बहुत शुक्रिया सरदार जी। बाकी हमें इन मामलात को जो है वो देखना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि वो ज़रा हंगामी बुनियादों पे इस हवाले से एक्शन लें और ये जितने भी सफाई के मामलात हैं इन्हें ज़रा बेहतर किया जाए। आज प्रोग्राम में जिक्र करना है, इसका करने का जो मकसद था वो यही था कि बताना कि वाकई ये इशूज़ हैं और जब तक इशूज़ को डिस्कस ना किया जाए उनको सॉल्व नहीं किया जाता। एक चीज़ और मुझे याद है कि मैं यूरोप एक दफ़ा मैं गया और नॉर्वे, वहाँ पे सारे लोग वो गली की सफाई कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पूछा ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा ये यहाँ पर रहते हैं, तो ये महीने में एक दिन सारे निकल के अपने पूरे मोहल्ले की सफाई करते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, एक अलग मौजू पर बात करेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे सफाई के हवाले से और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे हैं हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में। हर्बल ट्रीटमेंट सबसे कदीम तरीक़ा इलाज है। पूरी दुनिया में अलग अलग तरीक़ा इलाज पाए जाते हैं। कुछ जगहों पे, कुछ जैसे जर्मनी है और कुछ 1-2 इस तरह के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो उस पर बड़ा रिलाई किया जाता है। कुछ जो है वो एलोपैथिक पे बड़ा रिलाई करते हैं और कहीं चाइना में जो है वो भी इसी तरह कदीम ट्रीटमेंट जो है उनके तरीक़ा इलाज जो है उन पे रिलाई करते हैं और आज तक वो उसी तरह से कंटिन्यू करते आए। हमारे इस खित्ते में जहाँ हम रहते हैं यहाँ भी जो सबसे कदीम तरीक़ा इलाज है वो है जड़ी बूटियों से इलाज करना, जिसे हर्बल तरीक़ा इलाज कहते हैं। तो आज इसी हवाले से, इसी तरीक़ा इलाज के हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पे उन अमराज के बारे में जैसे जो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो उनका कहना ये है कि इनका इलाज मुमकिन नहीं है। और आज हम उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मशहूर हर्बलिस्ट हैं यूसुफ लोधी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है लोधी साहब। हमारे दूसरे मेहमान नौजवान हर्बलिस्ट जनाब आदिल लोधी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी, ये जड़ी बूटियों से जो इलाज है हमारा कदीम तरीका इलाज, जिसमें ऐसे कौन कौन से इलाज हैं जो दूसरे जो मतलब जो तरीका इलाज हैं वो उनका इलाज नहीं करते हैं और इसमें हमें उसका हल मिल जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कॉमन सा एक मर्ज़ है हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर। जिसे देखे हाई ब्लड प्रेशर, जिसे देखे हाई ब्लड प्रेशर।
अब इसका जो इलाज है मुख्तलिफ ज़राए से वो करा रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि उनका ये कहना होता है कि डॉक्टरों ने या जो उनके मौलिज हैं उन्होंने ये कहा है कि ये मरज़ आखिर तक साथ जाएगा, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन इसकी दवाई लाजमी खानी। ठीक है। जबकि इसमें यूनानी के अंदर इसमें यह है कि ये इसका इलाज ज़्यादा से ज़्यादा महीना या 2 महीने, ख्वाह आपको 20 साल ब्लड प्रेशर है या 10 साल है, कितना भी पुराना हो, ये महीने 1.5 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही करता है। ये ख़त्म हो जाता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मेन चीज़ तो यही है। अच्छा। इसके बाद आप बल्कि 15-20 दिन खाएंगे, 1 महीना नहीं आप उसकी दवाई खाएंगे, आप कहेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर सही हो गया। अब जब आपका सही हो गया तो आप ज़रूरी तो नहीं आप दवाई खाएंगे, आप उसको देखें, 2-4 दिन देखें, 6 दिन देखें, 8 दिन देखें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आप उस दवा को ज़रूरी नहीं कि आप वो खाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। और उससे छुटकारा हासिल करते हैं, और ये खूबी जो है सिर्फ यूनानी दवाइयों के अंदर है। ठीक है, ये जड़ी बूटियों से इलाज जो है उससे ये मुमकिन है। अब इसी तरीका इलाज में और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका, जैसे मेरा ख्याल है शुगर का इलाज है, डायबिटीज़ जो है, इसका भी इलाज जो है वो कंट्रोल ही है, ये भी इसका भी इलाज नहीं होता, तो क्या इसका भी इसमें सोल्यूशन मिलता है, कोई हल मिलता है? जी जी, इसका शुगर का भी हम इलाज करते हैं, वो भी इन्हीं जड़ी बूटियों से ही करते हैं। और ये हम आसान सा तरीका कहते हैं कि जिस वक्त आप इलाज के लिए आए तो आप अपना किसी भी लेबॉर्ट्री से अपना फास्टिंग और रैंडम इसकी रिपोर्ट लेकर आ जाए। जो मेडिसिन खा रहे हैं उसको बंद कर दें, 24 घंटे पहले कोई मेडिसिन ना खाएं, उसके बाद लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएं फास्टिंग का, रैंडम का, और उसकी रिपोर्ट लेकर आ जाए। उसके बाद हम जब दवाई देंगे तो जिस जगह की उसकी शुगर बढ़ी हुई होगी तो हम कहेंगे इसको दवाई को 1 mg इसकी जो मेडिसिन कम कर दो, और जो हम दवा दे रहे हैं इसको खाना शुरू करें। 2 हफ्ते के बाद जब आप दोबारा टेस्ट कराएंगे तमाम मेडिसिन छोड़ के हमारी भी, तो आप देखेंगे कि वहीं की शुगर जहाँ पर उसकी पहले ज़्यादा थी उसमें भी कमी आई और फास्टिंग में भी कमी, दोनों में कमी आएगी उसके अंदर। सही। तो मगर मैंने ये सुना है कि ये जो तरीका इलाज है, जड़ी बूटियों से इलाज जो होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है, तो ये फ़ौरन उस तरह एक गोली खाई और आराम आ गया, वो वाला असर नहीं होता है नहीं, ये देखें क्विक नहीं है। बात ऐसे हैं जिसमें क्विक भी काम होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि क्विक इसका मतलब रिजल्ट मिलना चाहिए। सपोज़ एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ, हाँ, अब हार्ट अटैक हुआ, उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको फौरी इंजेक्शन लगाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं। इसके बरक्स हमने अक्सीरा कल्ब सिरप है इसका, वो भी जड़ी बूटियों से बनाया गया है और चंद चीज़ों से। अब उसका सिरप हम पिलाते हैं। आप जब तक टेस्ट कराएंगे, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं आपके वहाँ पर टेस्ट होंगे, उसके बाद में आप उसको 2 चम्मच सिरप पिला दीजिएगा, और उसके बाद हम कहते हैं हम खड़े होकर चलो। बिल्कुल सही। मैं इस पे भी बात करूंगा कि किसी को अगर हार्ट अटैक होता है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसे दवाखाना क्यों नहीं लेके जाते और क्यों इसमें तरक्की नहीं की है, तो इस हवाले से बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जल्दी अमराज के हवाले से भी बात करनी है हमने आज। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं हर्बल तरीका इलाज के हवाले से। वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी यूसुफ लोधी साहब के साथ, और अभी हम बात करेंगे आदिल लोधी साहब से। अच्छा, वो बात हो रही थी वो दवा अपना कि जब भी हार्ट के हवाले से आप बता रहे थे कि एक बड़ी एक ऐसी दवा मौजूद है जिसका फ़ौरन उसका असर होता है, तो ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटियों से जो इलाज है उसमें ज़्यादा वक्त लगता है इलाज के लिए? देखिए, इसके अंदर हर्बल ट्रीटमेंट भी बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देता है, अगर बशर्ते ये कि डायग्नोज सही हो और उसके हवाले से जो चीज़ें बनाई गई हैं उसकी एफिकेसी हाई रखी गई हो। इसमें भी पोटेंसीज़ का चक्कर होता है कि आप जितना चाहें किसी चीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, उसकी तासीर को, उसके असर को। तो जैसे एंजाइना पेक्टोरियस हो जाता है, अचानक किसी को हार्ट अटैक होता है, एंजाइना पेन होता है, तो ऐसी सूरत में देखा गया है कि कुछ इस तरह की टैबलेट्स वगैरह ज़बान के नीचे रखी जाती हैं जिसकी वजह से फ़ौरन रिकवरी होती है। सिमिलरली हर्बल ट्रीटमेंट में भी हमने इस हवाले से काम किया है और हर्ब्स के ज़रिए इस तरह का रिज़ल्ट एक्सट्रैक्ट किया है हर्बल से, ताकि ये जो चीज़ें एंजाइना वाली कंडीशन है इसको फ़ौरन कवर किया जा सके। उसमें हमने जो सिरप बनाया है वो बेसिकली यही काम करता है। जैसे आप ज़बान के नीचे टैबलेट रखते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतरी इससे आ जाती है इंस्टेंट।
चंद सेकंड्स के अंदर। जिसको पेन हो रहा है, हार्ट सुन हो गया है, बिल्कुल बाजू सुन हो गया है और ज़बान खुश्क होती जा रही है, तो वो उसको आप 2 चम्मच सिर्फ ज़बान के ऊपर रख लें, वो जैसे ही उतरेगा वैसे ही वो अपने रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, आज आज हम भी ये चीज़ें हैं। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं जल्दी अमराज के हवाले से कि जल्दी अमराज हम हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए किस तरह उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इनमें ऐसे कौन से अमराज हैं जो जिनका इलाज नहीं मिलता है और हर्बल ट्रीटमेंट उनका इलाज जो है प्रोवाइड करता है? देखें, जल्दी अमराज में जो सबसे ज़्यादा मुज़ी अमराज हैं, जिनको कैंसर तक भी कहा जा सकता है कि एज आ स्किन कैंसर हैं ये, वो सबसे ज़्यादा मेनली हैं सोराइसिस और एक्जिमा। ये वो कुछ बीमारियां इस तरह की हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैलती जा रही हैं। वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है कि रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं मुस्तकिल, लेकिन इसका हासिल नहीं हो पा रहा, रिज़ल्ट एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहे कि किसी तरीके से इनका इलाज मुमकिन बनाया जाए। और अभी तक यही थॉट ऑफ साइंस बना हुआ है हमारे पूरे माशरे में कि ये ऐसे अमराज हैं कि एक दफ़ा अगर आपको लग गए तो ये ज़िंदगी भर नहीं जान छोड़ते, अनटिल आप कब्र तक नहीं पहुंच जाते। तो ये बड़ी मायूस कुन बात है कि हमारे यहाँ हर्बल के हवाले से, तिब के हवाले से इसको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और इसकी तवज्जो ना देने की वजह से इस तरह के जो अमराज हैं आज डॉक्टर्स को मजबूरन ये कहना पड़ता है कि ये लाइलाज हैं। जबकि तिब में हम ये समझते हैं कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो। खुद अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मौत के सिवा कलौंजी अगर आप सिर्फ इस्तेमाल करें तो हर मर्ज़ के लिए शिफा है। तो कैसे कह देते हैं कि इस तरह के मुख्तलिफ अमराज के बारे में, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर की बात हो रही थी कि लोग कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। हर चीज़ का बेसिकली इलाज है, सिर्फ तहकीक की और तशखीस की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे अभी आप सोराइसिस की बात कर रहे हैं कि ये एक बड़ा एक सीवियर जो है डिजीज़ है स्किन के हवाले से, तो इसका इलाज तिब में मिलता है। तो क्या ये जहाँ जहाँ तिब से इलाज किया जाता है पूरी दुनिया में, वहाँ वहाँ इसका इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल। जहाँ जो माहिरीन इस पे काम कर रहे हैं हर्बल में रहते हुए, तो वो इस मर्ज़ को सिर्फ ऐसा ये नहीं देखते कि ये एक डिजीज़ है, बल्कि इसकी कॉजेज़ पे काम करते हैं। हमारे यहाँ तिब में सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम इसकी कॉज के ऊपर जाते हैं कि आया मर्ज़ की तशख़ीस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मर्ज़ में मुतासिर करती हैं इंसानी जिस्म को, जिसकी वजह से ये बीमारी आ रही है। अक्सर ऐसा होता है कि दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं, वक्ती तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होता है। सोराइसिस में, एक्जिमा में आपने कोई क्रीम लगा ली, कोई इस तरह की टैबलेट खा ली, वक्ती तौर पे दब जाती है। तो हम इस ट्रीटमेंट को, इस मेथड को अच्छा नहीं समझते कि आप वक्ती तौर पे मर्ज़ को जिस्म में दबा दें और बहुत अरसा उसको जिस्म में आप पाल रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, दोनों सूरतों में आप पाल रहे हैं इस मर्ज़ को। आप मौलिज का काम होता है ये बताना कि आया वो इसका इलाज मुमकिन है उसकी नज़र में या नहीं। बहुत अरसे तक आप इस मर्ज़ को अगर इस तरह से पालें तो इसकी वजह से कई दूसरे अमराज आपके जिस्म में आ जाते हैं। ये एक आपके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सूरत बन जाती है जिसमें आपको एक बीमारी की वजह 2-3 बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें जोड़ मुतासिर हो जाते हैं, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही करते हैं कि आप पेशेंट को ये समझाते हैं कि देखें, हर्बल ट्रीटमेंट में सिर्फ दवा से आपने ठीक नहीं होना, इसके साथ आपको परहेज़ करना है। और परहेज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ज़बान पे ताला लगाने की बात कही जा रही है, बल्कि इसमें आपका मूड, आपके इमोशंस, आपका इन्वायरमेंट और आप किस किस्म की लाइफस्टाइल हैबिट अपनाए हुए, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इस पर असरअंदाज होती हैं। अच्छा, यानी कि मुकम्मल तौर पे उस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, वरना हम लोग अमूमी तौर पे ये करते हैं कि बस दवा खा ली और हमने अपना नॉलेज के पास गए, नॉलेज पूरा को कर लिया, नॉलेज को कह दिया अब आप जाने, आपका काम जाने, हम आ गए। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं, फिर जरा इसके बारे में जानते हैं कि ये मर्ज़ है क्या और इस पर कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद बशीर बोल रहा हूँ जनाब, भावनगर से। बशीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं हकीम साहब से पूछना चाहता हूँ, ये थायराइड है जो, एक तो मुझे है, उसमें ज़्यादा है मेरे हार्मोन्स, तो दिल की धड़कन तेज रहती है, मतलब वजन भी कम हो रहा है। और मिसेज का है, उसके कम है और उसका वेट बढ़ रहा है। तो इसका हम तो इलाज अंग्रेजी तो कर रहे हैं, वो तो कहते हैं सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। फिर मैंने एक दूसरा हकीम से, ये तिब्बी नबी से भी रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये आप शहद और दूसरा एक होती है बूटी और दूसरी, वो कहते मिला के इस्तेमाल करें। आप हकीम साहब से पूछना कि मतलब इसका कुछ बारे इलाज। और दूसरा शोल्डर फ्रोजन है मुझे, ये ऊपर कंधा ऊपर नीचे नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें कुछ पूछना है इनसे।
ठीक है, आप जनाब प्रोग्राम देखिए, हम आपको बताते हैं। अभी दोस्तों अभी एक ब्रेक का वक्त भी आ चुका है। ब्रेक से जैसे ही हम वापस आते हैं तो ये बशीर साहब के सवाल का जवाब भी हासिल करते हैं इनसे, और सोराइसिस के और एक्जिमा के मुतालिक जो है मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और वक्फे से पहले हमारे साथ बशीर साहब लाइन पे थे सॉरी, उन्होंने थायराइड के बारे में पूछना चाहा था। उन्हें और उनकी अहलिया को, दोनों को है और दोनों को अलग अलग रिएक्ट कर रहा है। तो इस बारे में बताएं ये क्या है? देखें, थायराइड जो होते हैं हमारे ग्लैंड्स होते हैं गले के अंदर, ये मौजूद होते हैं दो। इसका काम ये होता है कि आप जब कोई चीज़ ग़िज़ा खाते हैं तो उसमें जो सॉल्ट्स की मिकदार है वो उसको बैलेंस रखना होता है इन्होंने, जिसमें दो एंजाइम जो हार्मोन्स होते हैं सिक्रीट होते हैं इसमें से, एक होता है थायरॉक्सिन, एक होता है थायरोडाइन। ये बेसिकली हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी बेसिकली फंक्शन में कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे वज़न का ताल्लुक बड़ा होता है। यानी कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और इस प्रोटीन जिस्म में लेके जा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उन सबको जो है इन्होंने डाइजेस्ट भी कराना है, बॉडी में उनको सर्कुलेट भी करना है और उसको हार्मोन्स के ज़रिए बैलेंस रखना है, जिसकी मदद से आपका वज़न जो होता है बिला वजह नहीं बढ़ता। ये हार्मोन्स का काम होता है इसको कंट्रोल करना। जब ये काम करना छोड़ देते हैं तो इनके नतीजे में क्या होता है कि आपको दो किस्म की बीमारियां पॉसिबिलिटी होती है। अगर हार्मोन्स की जो है क्वांटिटी कम हो जाए, यानी कि TSH, T3, T4 लेवल्स कम हो जाए, तो इस सूरत में आपको हाइपोथायराइड की शिकायत होती है, जिसमें आपका मेटाबॉलिक रेट जिस्म का स्लो हो जाता है और आपका वज़न बढ़ने लगता है। और इसके बरक जैसे इनकी मिसेस को है, उन्होंने बताया उनके हार्मोन्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब है उनका हाइपर थायराइड है, जिसके अंदर हार्मोन्स ज़्यादा काम करने लगते हैं और उसके नतीजे में जिस्म का वज़न गिरने लगता है। तो दोनों की कंडीशंस को हम लोग थायराइड प्रोफाइल की एक रिपोर्ट होती है वो देखकर एडवाइस करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं इसके हवाले से जो मेडिसिन होती है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, वो उन्होंने फ्रोज़न शोल्डर के बारे में भी उन्होंने बात की थी। देखिए, ये जैसे ऑफिस में बैठते हों या अपना कोई काम करते हैं जिस जगह भी, तो वहाँ पर इनका बैठने का जो अपना स्टाइल है वो थोड़ा सा गलत है। अच्छा। जिसकी वजह जो इनका एक बाजू होगा जो उनका शोल्डर जो है ना उनका फ्रोज़न, जैसे सपोज़ मैं यूँ बैठा हूँ इस तरफ से, तो मेरा ये जो है शोल्डर ये मेरा फ्रोज़न हो जाएगा। सही है। क्योंकि मैं इस पर लोड ज़्यादा डालना, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, तो ये उसकी वजह से ये बहुत आसान सा इसका इलाज है। ये इसकी थेरेपी करनी पड़ती, कायरोथेरेपी कहलाती है। एक सेशन में ये सही हो जाएगा। ये कोई ख़ास मसला नहीं। यही नहीं बल्कि किसी के कमर झुकी हुई है, सपोज जैसे कि अपना खड़ा नहीं हो पा रहा, सीधा कूद करके जा रहा है, उसके कमर के मोहरे पूरे टेढ़े हो जाते हैं। जैसे वो यूँ बैठा हुआ है या दुकान पे बैठा हुआ काम कर रहा है या सिलाई कर रहा है, तो ऐसे लोगों की कमर के मोहरे जो है ना वो टेढ़े हो जाते हैं। अब इसका इलाज जो है ना दवाइयों से नहीं होता है, इसको थेरेपी कहलाती है इसकी अलहदा से। ये उससे जिसको एडजस्टमेंट करना होता है तो ये सही हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह से टांगों पे भी चले जाएं, टांग भी छोटी बड़ी होती है, वो भी कैसे होती है जैसे आप बैठे तो इससे भी एक टांग छोटी बड़ी होगी तो ये भी सही हो जाते। ये छोटे छोटे से हैं, लेकिन इसके जो है ना इलाज थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये हो जाते हैं बगैर किसी दवा से। अच्छा, जैसे पंजाब में चारपाई का इस्तेमाल बहुत होता है ना, लेटने उठने बैठने में, वो भी हम कहते हैं गलत पोस्चर होता है आपके बैठने के लिए भी, आपके लेटने के लिए, क्योंकि जब उस पर वेट पड़ता है तो वो बैंड हो जाती है। बैंड होने की वजह से जो हमारे लंबर स्पाइन, कमर के नीचे 5 मोहरे हैं, वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं। सिमिलरली अगर आप उस पर गाँव तकिया रख के टेका लगाए हुए मुँह मोटे तकिए पे एक साइड बैठे, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। मंजी कसी हुई होनी चाहिए। नहीं, वो जितने भी कस लें, जब वजन उस पर पड़ना उसने बैंड होना है। अच्छा, सही एक तख्त के ऊपर जो सोने का पोस्चर होगा वो कभी भी आप किसी ऑर्थोपेडिक मेडिकेटेड स्प्रिंग मैट्रेस से नहीं ला सकते। सही हो गया। अब वापस आते हैं जनाब, हम जल्दी अमराज के हवाले से सोराइसिस के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा कि ये ऐसा ही है कि जल्दी अमराज में एक कैंसर की मानंदा और सबसे एक ख़तरनाक मर्ज़ है। और अच्छा, जो इसमें इस मर्ज़ की लपेट में आ जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या इसके निशान होते हैं, क्या इसकी अलामात होती हैं जिससे पता चलता है कि भाई ये होना शुरू हो गया है, और इंटरनली उन्हें क्या क्या फ़र्क पड़ना शुरू होते हैं? सोराइसिस में जो इब्तिदा है वो एक छोटे से दाने से होती है, लाल कलर का एक दाना सा निकलता है जिस पे बहुत खारिश होती है। ठीक है। और आप उसको खुजाते रहेंगे तो उसमें से या तो आप खून निकाल लेंगे
या फिर उसमें से पानी निकलेगा, वो फट जाएगा किसी ना किसी सूरत, क्योंकि आपका ध्यान बातों में होगा, आप कुछ भी कर रहे होंगे लेकिन आपका हाथ उस जगह चल रहा होगा जहाँ पे वो दाना होगा। सही है। और वो दाना हमेशा ऐसा होता है कि जोड़ों के सराउंडिंग में होता है, जैसे घुटने के जोड़ हैं या हमारे हाथों के जोड़ हैं, कोनी के हैं, अंडर आर्म्स है, ये जॉइंट्स जो हैं हमारे, इनके दरमियान कहीं ये दाना निकलेगा। ऐसा नहीं होगा पेट पे निकल आया या लैप्स पे निकल आया, रान पे, ऐसे नहीं होता। वो जॉइंट्स के हमेशा करीब करीब होता है। और वो दाने को आप खारिश करेंगे तो उसमें से खून या पानी निकलेगा। और इंतहा इसकी ये होती है कि ये पूरे जिस्म पे स्किन जो होती है ख़राब कर देती है, और स्किन एक बदनुमा हो जाती है जिस पे बहुत बड़े बड़े छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं और बड़ी बद्दी दिखती है स्किन। और आप इसको खुजा के थक जाएंगे, आप इसको साफ़ नहीं कर सकेंगे, वो बढ़ती रहेगी। यानी कि आप इसको जितना खारिश करेंगे ये उतनी बढ़ेगी। तो ये बच्चों में ज़्यादा होती है रेशो, इसकी बड़ों में ज़्यादा होती अब है? इसमें जो बढ़ने के इम्कानात होते हैं, ये किन लोगों को ज़्यादा होने के इम्कानात होते हैं, उनमें नॉर्मली वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा इम्यून सप्रेसेंट दी जाती हैं दवाइयों की सूरत में। आपको कोई भी मर्ज़ हुआ, आपको इम्यून सप्रेसेंट दे दी गई है, तो आप उस सूरत में आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, आपकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी वीक होना शुरू हो जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बीमारियों की तरफ जाना शुरू होता है। इसमें गठिया भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो भी ऐसे लोगों को होता है। पूरे जिस्म में हड्डियों का दर्द है ना? जी, वो भी। और लेकिन ये वो बीमारियां मैं बता रहा हूँ, जैसे सोराइसिस है और रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है, ये वो भी जो इम्यून सिस्टम की बीमारी है, जो जिसमें ऑटो इम्यून बिहेवियर चेंज हो जाता है। हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम जो होता है, जो जिस्म में हमारे बीमारियों को आने से रोकता है, वो खुद ही अपनी बीमारी जिस्म को अटैक करना शुरू कर देता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती हैं। तो इन सारी डिजीज़ के शिकार ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको इम्यून सप्रेसेंट ज़्यादा दी जाती हैं। कभी भी कोई मर्द होता है वो फ़ौरन 5 दिन में 7 दिन में ठीक होने के लिए जो होते हैं हैवी डोजेस इम्यून सप्रेसेंट खा लेते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम वीक होता है और वो इस मर्ज़ की तरफ जाते हैं। सेकंड वो लोग होते गुर्दों हैं, में भी तो असर करती हैं इतनी तेज दवाइयाँ, मेरा ख्याल है किस चीज़ में? गुर्दों पे। एग्जैक्टली किडनी भी इस पे इफेक्ट होती है, लेकिन किडनी तो चलें एक इतना वाइटल ऑर्गन है हमारे जिस्म का, सबसे ढीठ तरीन हिस्सा है जो इतने आराम से इफेक्ट होता नहीं है। आप जितना बेड़ा कर लें, दिल, हार्ट जो है हमारा, दिल है, जिगर है, ये अमूमन थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि इनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन गुर्दा ऐसा हार्ड वर्कर है, ये इतने आराम से किसी चीज़ से इफेक्ट होता नहीं है। ये 10-15 साल, 20 साल, 25 साल अगर आप जैसे बीपी की गोली खा लेते हैं, उसमें जाके सत्यानाश हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये जो बीमारियाँ हैं, ये आपके इवन के आपके इमोशंस की वजह से भी ये बीमारी आ जाती है। अगर आप बहुत स्ट्रेस वाला काम करते हैं, काफ़ी अरसे तक आप स्ट्रेस वाला काम करते रहें, तो उससे देखा जैसे जाता है कि टेंशन की वजह से शुगर हो गई, इसी तरह सोराइसिस भी हो जाता है। अमूमन जो बैंकर्स होते हैं, जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स में ताल्लुक़ रखते हैं, काम करते हैं, उनको काफ़ी स्ट्रेस होता है, तो वो भी उनका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है उनके मूड की वजह से, और जिसकी वजह से ये बीमारी कहीं ना कहीं उन पे भी आ जाती है। उनके अमूमन सर में देखा गया कि सोराइसिस जो आती है, स्कैल्प सोराइसिस, तो कहते हैं बहुत जितनी भी बीमारियां हैं, तकरीबन 80% बीमारियों की जो वजह है वो डिप्रेशन और स्ट्रेस है। आपका परेशान रहना, जहनी तौर पे सुकून में ना रहना, ये भी हमें इन बीमारियों की तरफ धकेल देता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्किस बात कर रही हूँ कराची से। बिल्किस साहिबा, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये आपसे बीमारी पर डिस्कस कर रहे हैं सोराइसिस की, मुझे ये पूछना था कि ये जो अक्सर बच्चों को जो धूप में निकलते हैं वो चेहरे पर गोल गोल निशान हो जाते हैं, तो क्या ये भी उसी की एक कमी? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं जनाब। और इसका इलाज क्या? अगर हम एलोपैथिक में तो वो लगाने की दवाएं देते हैं और खाने की वजह, तो क्या हिकमत में भी इसका इलाज महंगा है या सस्ता है, मतलब इसका इलाज? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं सवाल से। देखिए, जहाँ तक ये धूप के अंदर निकलना है, चूँकि इसको हीट कोई भी हो, चाहे खाना पका रहे हैं ना, तो चूल्हे की हीट है या मतलब तंदूर की हीट है या धूप में निकलें, उस सूरत में दाने निकलें, तो ये इसी की एक अलामत है। और दूसरा, इसका इलाज जो है हर्बल के अंदर इलाज तो है, लेकिन इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतर हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको परहेज़ भी करना है, धूप में नहीं निकलना। खाने में जो है बहुत सारी चीज़ों का परहेज़ कराते हैं, जैसे आजकल बकरा ईद है, बड़ा गोश्त जो है ना लोग खूब खा रहे होंगे, बारबेक्यू कर रहे हैं, तो ये बड़ा गोश्त भी इसको नुकसान देता है। इसी तरह से गर्म चीज़ें कोई भी हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। परहेज़ अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और इसका इलाज बहुत आसान है और ये ख़त्म हो जाता है। ये कहना है कि ये नहीं ख़त्म होता, कब्र तक साथ जाता है, ये बिल्कुल सिरे से गलत है। बिल्कुल सही। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह वो दूसरे तरीका इलाज हैं उसमें बड़े महंगे इलाज हैं, ये तो क्या आपके पास भी ये उतना ही महंगा इलाज? नहीं, देखें, एलोपैथिक के मुकाबले में बहुत कम है। हमारी जो है ना 15 से 20 दिन की दवाई 1000-2000 रुपये की होती है। इसके बरक जो है ना एलोपैथिक के अंदर जो है ना खाली मरहम 3-3.5 हज़ार की, इसके अलावा और जो मज़ीद मेडिसिन देते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा लें क्या है, वो 15 दिन के देते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ वो परहेज़ कोई नहीं बताते, वो कहते हैं हर चीज़ खाओ। अब देखिए हिकमत के अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ये मरज़ क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, और हम इसीलिए पहले कहते हैं कि ये परहेज़ करेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे, अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो नहीं ठीक होंगे, चाहे हम भी दवाई दें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप परहेज़ करेंगे तो आपको उसका विदिन 1 वीक इसका रिज़ल्ट आपको आ जाता है। और हम ये कहते हैं कि वो अगले के पूछते हैं ना कि अभी कितने अरसे में ठीक हो सकेंगे, तो हम ये कहते हैं शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम है दवा देना, परहेज़ आप करेंगे। हम इन कहते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप आएंगे तो अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे, ये नहीं कहेंगे हमें कोई फ़ायदा नहीं। अपने अंदर एक मेजर चेंज फील करेंगे आप, बिल्कुल सही है जनाब। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी वकार बात कर रहा हूँ हज़ारा से जी। वकार साहब हज़ारा से बात कर रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? सर मेरा मसला ये है कि मुझे सर में प्रॉब्लम था, जल्द मेरी खराब थी, तो मैंने चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि आर्थराइटिस सोराइटिस है जी। सोराइटिस, आर्थराइटिस सोराइटिस, जिसकी वजह से मेरे ये जो छोटे जोड़ हैं, उंगलियों के जोड़ और ये सारे इनमें तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। तो ये पूछना था कि ये काबिल इलाज मर्ज है या इसका क्या मतलब करना चाहिए, हमें इलाज जारी रखना चाहिए, कोई इसके खत्म होने के कोई इम्कानात हैं या नहीं है? आपको सोराइसिस कितने अरसे से? कोई ये 3-4 सालों से। 3-4 साल से? जी, वैसे मैं एलोपैथी तो दवाइयाँ ले रहा हूँ, वो कोई ना कोई क्रीम वगैरह जो है वो यूज़ करता हूँ, और बाकी दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैं इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं ये इलाज करवाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, हम आपको अभी बताते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, सोराइसिस को जब कंट्रोल नहीं किया जाए, यानी कि वही वाली बात कि मर्ज़ को आप दबा तो रहे हैं, जिस्म में ज़ाहरी तौर पे आपको लग रहा है कि सोराइसिस ठीक है, लेकिन अंदर जिस्म के मौजूद है। ये बहुत अरसे रहने की वजह से या इसको इस तरीके से पालने की वजह से होता ये है कि जिस्म के जोड़ में भी ये बीमारी चली जाती है, जिसको सोराइटिक अर्थराइटिस कहते हैं। और सोराइटिक अर्थराइटिस हमारे जिस्म के जितने भी जोड़ हैं, घुटनों के, उंगलियों के, कोहनी के, बाजू के और हमारी एड़ियों के, ये जितने भी सारे जोड़ हैं, इनके दरमियान होता है साइन्यूवल फ्लूइड। वो साइन्यूवल लेयर जो होती है ये इसको जाके ब्रेक करना शुरू कर देती है, डीफॉर्म करना शुरू कर देती है, और जब वो डीफॉर्म होती है तो हमारे जॉइंट्स के दरमियान स्वेलिंग आती है, और वो स्वेलिंग जो होती है उसको जो जॉइंट्स की लिक्विड है उसको वहाँ से डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जोड़ ऐसे हो जाते हैं जैसे गठिया के अंदर हो जाता है, साइन्यूवल लेयर ब्रेक होने की वजह से। सेम वही चीज़ सोराइटिक अर्थराइटिस में भी होती है। तो ये एक किस्म का अर्थराइटिस ही है बेसिकली, लेकिन सोराइसिस को ना संभालने की वजह से, मैनेज ना करने की वजह से ये बीमारी आती है। इसलिए कहते हैं कि सोराइसिस जब किसी को डायग्नोज हो जाए तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि नंबर 1 तो वो ऐसे मौलिश के पास जाए जिसका वो एटलीस्ट परहेज़ पता है कि इसमें परहेज़ क्या है, ताकि ये जिस्म के अंदर से ख़त्म हो। चैलेंज इसको बाहर से ख़त्म करना नहीं है, चैलेंज इसको जिस्म के अंदर से ख़त्म करना है, ताकि ये सोराइटिक अर्थराइटिस में तब्दील ना हो। तो आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें देखें, आपने इसको ऊपर से तो कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अंदर से ना ख़त्म होने की वजह से ये अर्थराइटिस में तब्दील हो गया है। तो सबसे पहले तो वही वाली बात कि इसमें सबसे पहले आपको सोराइसिस को अंदर से ख़त्म करने का ट्रीटमेंट लेना होगा, ताकि ये बीमारी अंदर से जान छोड़े। उसके बाद इसकी जो इन्फ्लेमेशन, जोड़ मुतासर हो गए, इसका हम देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन सबसे पहले ख़त्म करता है जॉइंट्स के दरमियान, ताकि ये इन्फ्लेमेशन ही उस टूट फूट की शिकार होने की यानी कि वजह बन रही है। तो हम उसकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने की ट्रीटमेंट देते हैं, साथ में इसका सोराइसिस का देते हैं, तो ये बेहतर हो जाता है, दोबारा रिवर्स हो जाएगा। तो आप ये कांटेक्ट कर लें जैसे दूर से। सही है। अच्छा साहब, शॉर्टली ये बताइएगा कि वो लोग जो दूसरे शहरों में हैं और जो मुआयने के लिए नहीं पहुंच सकते आपके दवाखाने जो लाहौर और कराची में, तो वो क्या करें? देखिए हमारा नंबर चल रहा है, उसके ऊपर जो है ना व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, उसके ऊपर वो उसकी पिक्चर भेज दें, सोराइसिस की हो या जोड़ों की, जो भी मरज़ हो उसकी पिक्चर भेज देते तो उसको, और उसके साथ में रिपोर्ट जो उसकी होगी वो व्हाट्सअप कर दें, तो उसको देख के भी हम उसको जो है ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने ख़त्म की तरफ आ चुका है। फुरकान बॉबी की आज आवाज़ शामिल नहीं कर सकेंगे, कल बॉबी से हम एक गाना एक्स्ट्रा सुनेंगे। दोस्तों फ़हीम अब्बास को, फुरकान बॉबी को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।